नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से प्रस्तुत हुआ एक छोटी-सी कहानी लेकर जिसका शीर्षक है कहानी एक बेरोजगार की। बात तब की है जब राघव गुमसुम सा एक कोने में बैठा था। तभी वहाँ राजेश आ जाता है और बोलता है, क्या बात है? सब सही है ना? मैं घर गया था तेरी पत्नी कह रही थी तू खेतों में है। सब ठीक तो है? ये कहते ही जैसे राजेश ने राघव को पकड़ना चाहा वो हट गया और थोड़ा दूर जाके खड़ा हुआ। क्या हुआ यार, बोल तो सही। शाम हो रही है, घर चल। बता तो क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहा है? राघव अभी भी खामोश था, लेकिन वो राजेश से नजरें नहीं मिला पा रहा था और गुमसुम सा कोई पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ा था। बड़े ही स्नेह और अपनेपन से इस बार राघव के करीब जाकर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, अब तो मैं आ गया हूं ना, अब बोलना क्या हो? राघव के आंख में आंसू थे जो बड़े ही में आसानी से महसूस किया जा सकता था। उसने कहा कि यार तुम्हें तो पता है, मेरे पापा ने कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया था और मेरी हर एक उपलब्धि में उनका सबसे अधिक योगदान था। और आज वो हमारे साथ नहीं है। और मेरी माँ, जिन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था और हर एक खुशियाँ मुझे दी थी, हर एक समस्या में मुझे आसरा दिया था। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन बोल तो क्या हुआ? क्यों याद कर रहा है आज सबको? क्या हुआ? यार, मेरी एक बच्ची है जो मेरा इंतजार कर रही होगी ना, मेरे वापस लौट आने का। आज उसका जन्मदिन है। उसने फ़ोन में मुझसे कहा था कि पापा इस बार आना तो मुझे एक साइकिल दिलवा देना। और मैंने भी हाँ कही थी, लेकिन मुझे लगता है उसकी एक छोटी सी भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। राजेश को राघव की बातें एकदम समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे यह अनुमान हो चला था कि बात कोई बड़ी है। राघव शायद छिपा रहा है मुझसे। क्या हुआ भाई, बोल तू। राजेश ने राघव से कहा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे देश में पहले से ही हम युवा और मध्यम वर्गीय युवकों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी नहीं मिल पाती। ऊपर से आरक्षण, और साथ में महामारी और कालाबाजारी। और किस्मत से अगर मिल भी जाए तो कोई न कोई इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया जाता है। हर दिन किसानों से अधिक हम युवाओं की मौत बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते हुए आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, राघव बोला। लेकिन राजेश को साफ पता चल रहा था कि राघव की जुबान आज लड़खड़ा रही है। हाँ तो क्या हुआ, तेरा क्या संबंध है इससे भाई? राजेश ने राघव से कहा, है ना, उस बदनसीबी युवाओं में मैं भी तो आता हूँ, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद निकल गया था घर से दूर और एक कमरे में खुद को महीनों बंद करके सिर्फ पढ़ता रहा और एक नाकाम कोशिश करता रहा माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने का। लेकिन मेरे सपने भी आजकल के नेताजी की तरह खोखले और भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। कहते हैं ना कि सालों इंतजार किया था मैंने नई भर्ती का, लेकिन हुआ कुछ और। कुछ आई जो घूस के बदौलत सभी रिक्त पद में कम पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिल गई। कुछ का तो परीक्षा में उत्तीर्ण किया लेकिन जांच के लिए कोर्ट में अटक गई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तकलीफ होती है जब कम पढ़े लिखे युवा आरक्षण की वजह से सरकारी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक बन जाते हैं, जो खुद के साथ साथ इस समाज के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और इनकी बनाई इमारतें अल्प समय में ढह जाती हैं। इन जाहिलों की दवाओं से लोग बड़ी संख्या में मरते हैं और जो सरकारी अध्यापक खुद कभी विद्यालय नहीं गए, डिग्रियां खरीद लेते हैं और भविष्य के साथ साथ देश की बुनियाद को भी धूमिल करते हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या लेना देना। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक प्राइवेट नौकरी नसीब हुई। आज वहां भी 5 लाख का चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया। कहते कहते राघव अचानक जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए लड़खड़ाते आवाज से राजेश से बोला, यार राजेश, मैं थक चुका हूँ, अभी संसार से अलविदा कह रहा हूँ। वैसे भी मेरे पास वक्त कम है, मैंने कीटनाशक दवा खा ली है। मेरा एक काम करोगे? राजेश ने सर हिलाया। मेरे मरने के बाद मेरी लाडली से कह देना कि तुम्हारे पापा बहुत दूर चले गए, ना तुम्हारी साइकिल आ पाएगी ना ही तुम्हारे पापा। और राजेश के गोद पे राघव ने दम तोड़ दिया। इस तरह से लाखों, ना जाने कितने राघव
अपने माँ बाप के दुलारे इस देश के भविष्य के प्रतीक इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। और ये किसी की पार्टी या सत्ता की हार नहीं है, अपितु पूरे भारत के भविष्य की हार है। इसलिए कुछ करिए। कब तक आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर इस निर्दोष निरपराध की मौत को खामोशी से देखते रहेंगे? आखिर कब तक?